आजच्या ह्या जयंतीच्या प्रसंगी प्रमुख वक्ते जे आहेत माननीय बोरकर साहेब, त्यांचा विषय आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125वी जयंती आणि या जयंतीच्या आडमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे जे राजकीय पक्ष आहेत त्या राजकीय पक्षांचा संविधानावरती हल्ला होत आहे. आपण बघत आहोत टीव्हीवरती आणि वर्तमानपत्रामध्ये की सगळीकडे बाबासाहेबांच्या नावाचा जयजयकार आणि जयघोष चाललेला आहे. केवळ काँग्रेस किंवा बीजेपीच नाही तर इतरही जे राजकीय पक्ष आहेत त्या सगळ्यांमध्ये स्पर्धा चालू आहे की कोण जास्त आंबेडकरवादी आहे. परंतु आणि आपण बारावी जातो असं म्हटलं जातं, या देशाचा प्रधानमंत्री म्हणतो मित्र मैं बाबासाहेब का भक्त हो. आपण इतके बारावी जातो असं आपल्याला असं वाटू लागतं की हाच माणूस आपला उद्धार करतो आहे आणि त्याच्याविषयी आपल्या मनामध्ये एक प्रकारची आदराची भावना निर्माण होते. परंतु आतून कारस्थान काय चाललेलं आहे ते आपल्याला माहितच नाही की या देशाचं संविधान आणि संविधानाचा जो पाया आहे तो समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय आहे. प्रत्येकाला समान अधिकार आहे आणि जी आधीची व्यवस्था या देशामध्ये होती त्या व्यवस्थेमध्ये हे सगळे अधिकार फक्त ब्राह्मणांना होते आणि हे अधिकार बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून सगळ्यांना दिलेले आहेत आणि जी त्या दृष्टीने ते संविधान बदलण्याचं कारस्थान या देशामध्ये सुरू झालेलं आहे. त्याची प्रक्रिया फार पूर्वी सुरू झालेली होती, आता ते प्रकर्षाने जाणून आलेलं आहे आणि या विषयावरती आजचे जे प्रमुख अतिथी आहेत बोरकर साहेब ते या ठिकाणी त्यांचे विचार मांडतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सर्वप्रथम मेरा ख्याल में हिंदी में बोलूँगा। सबसे पहले मैं आप सबको बाबा साहब की और फुले साहब की जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डोगले जी, कार्याध्यक्ष रंगारी जी, मेरे को स्पीकर सुरेश सावंत जी, अलाउद्दीन शेख जी, उपस्थित भाई और बहनों, मेरा नाम यहाँ वामसेक के राष्ट्रीय महासचिव की तरह उल्लेखित है। मैं मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, अभी वामसेक का नहीं हूँ। वामसेक का मैं 5 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ। सब्जेक्ट भी जैसे मुझे गोलक जी ने बताया कि एक स्पेसिफिक विषय है जो हमने केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में डिजाइन किया था, वह व्हाट मेड कांग्रेस एंड बीजेपी टू सेलिब्रेट 125th जयंती सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुई कांग्रेस के सामने और बीजेपी के सामने जो बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं और इसको संविधान को बहाना बना के बाबा साहब की जयंती वर्ष में 125वीं जयंती वर्ष में वो सचमुच बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते या जो संविधान बाबा साहब ने देश को दिया उसके विरोध में कार्यरत है। हमारे पहले जो वक्तागण हैं उन्होंने इस मुद्दे इस संदर्भ में आपके सामने रखा। साथियों, संविधान का अगर प्रियम्बल पढ़ते हैं
तो उसमें क्लियरली लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलेमली विथॉट। मतलब एक बार मैं नांदेड़ गया था, काफी पढ़े लिखे लोग थे वहाँ, और मैंने ये स्टेटमेंट किया कि संविधान किसने बनाया। तो बोले बाबा साहब ने बनाया। दरअसल बाई एंड लार्ज यही सभी लोग ऐसा ही बोलते। मैंने कहा कि भाई ये हम लोगों ने बनाया, वो उसकी प्रस्तावना में ही ऐसा लिखा है कि हम भारत के लोग ऐसा एक रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं जिसमें इस देश के हर नागरिक के साथ, हम सब मिलकर ऐसा रिजोल्यूशन बना रहे हैं कि जिसमें हर व्यक्ति के साथ समता, स्वातंत्र, बंधुता और न्याय का व्यवहार हो। ऐसा हमने रिजोल्यूशन किया। इसका मतलब ये है कि मैंने ऐसा रिजॉल्व किया कि आप सबके साथ समता का व्यवहार हो, न्याय का व्यवहार हो और दमन नहीं हो, भाईचारा हो। ऐसा मैंने आप लोगों के लिए रिजोल्यूशन किया और आप सभी लोगों ने मेरे लिए किया। ये जनता ने बनाया है, तो फिर बाबा साहब का क्या रोल है? क्योंकि वो लोग बहुत मेरे ऊपर नाराज हुए, बाबा साहब ने संविधान बनाया और आप क्या बोल रहे हो करके। मैं बोला भाई, आप अगर बाबा साहब के बारे में जो भी लिखा है, तो बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्लियरली है, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसका मतलब जो लिखने का काम है, संविधान लिखने का जो काम है और उसका जो ड्राफ्ट बनाने का काम है, वो उसको कानूनी, क्योंकि हम जो कॉमन लोग हैं, हमें कानून की भाषा नहीं आती, सर्वसाधारण लोगों को कानून की भाषा नहीं आती, तो उसको कानूनी लवाजमा जो देना था वो काम बाबा साहब ने किया। आप ये देखेंगे कि संविधान सभा के अंतर्गत कई सब कमिटीज बनी थी और वो सब कमिटीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स की अलग कमेटी बनी थी, माइनॉरिटी के लिए अलग कमेटी, सब कमिटीज बनी थी, उसके अलग अलग लोग चेयरमैन थे। और वो जो सब कमिटीज में जो रिजोल्यूशन पास हुआ करते थे, वो रिजोल्यूशन बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के पास आते थे, जिसमें बाबा साहब चेयरमैन थे। और फिर वो जो उन्होंने उधर बनाया है, वो उसको कानूनी लवाजमा पहुंचाने का काम बाबा साहब करते थे। सिर्फ इतना ही काम नहीं था उनका काम यह था कि वो प्रावधान वैसे ही क्यों लिखा गया और वो वैसे ही क्यों होना चाहिए देश के हित में, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो एक जगह लिख रहे हैं कि 291, मेरे पास एक किताब है, इसमें है वो 291 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें कुछ लोगों ने, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, इसलिए लोग कम होंगे, अदरवाइज ये 300 से ज्यादा, 350, 360-70 के करीबन ये लोग थे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उस हाउस में अकेला ही हूं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां थी, मुस्लिम लीग थी, जो क्लेम कर रही थी कि एंटायर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, और बाकी जो है कांग्रेस के लोग थे, राजे रजवाड़े के लोग थे, और बाबा साहब अकेले थे। के बावजूद उतने लोगों को समझाने का काम कि जो प्रावधान लिखा गया है वो वैसे ही क्यों लिखा गया है और वो देश के हित में कैसा है, ये समझाकर उन सबकी अनुमति से वो पास होता था। बहुत बार वो एक मत से पास होता था और बहुत बार वोटिंग से पास होता था, वोटिंग होता था। मतलब हर एक प्रावधान वोटिंग देकर भी पास हुआ है और बाबा साहब ने उसमें जो लिखा है वो मोर और लेस सभी पास हुआ है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है।
तो उसमें जो मैं प्रस्तावना की बात कर रहा हूं, उद्देशिका की बात है, प्रस्तावना नहीं बोलते उसको, उद्देशिका की जो बात है, उसमें लिखा है कि भाई इस देश में समता होनी चाहिए हर एक नागरिक के साथ, और मैं रिजोल्यूशन कर रहा हूं। क्या व्यवहार में भी ऐसा ही कर रहा हूं मैं? अभी 67 साल हो गए, मैंने जो रिजोल्यूशन पास किया कि इस देश के हर नागरिक के साथ समता होगा, और उसके लिए मैं काम करूंगा, ऐसा मैंने 60-70 साल पहले बोला, और आज मैं क्या वैसा व्यवहार कर रहा हूं? तो आप देखेंगे कि वो व्यवहार नहीं होगा। तो वो व्यवहार सामाजिक जीवन में नहीं हो रहा है, क्योंकि भिन्न भिन्न किस्म के लोग, विचार के लोग हैं जैसे बताया गया, लेकिन कानूनी तौर पर जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई संविधान में, ये कानूनी तौर पर जिम्मेवारी लगाई है कि उन्होंने ये करवा लेना है। देश के हर नागरिक के साथ समता का व्यवहार हो, इसके लिए स्टेट की ड्यूटी संविधान ने लगाई है, राज्यकर्ताओं की। स्टेट मतलब राष्ट्र और राज्य दोनों उसमें इंक्लूडेड है, उनकी ड्यूटी लगाई है। और मोस्टली जो उद्देशिका में जो आया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट से आया हुआ है। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये जो आर्टिकल लिखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 12 से लेके है, आर्टिकल 36 तक ये फंडामेंटल राइट्स में लिखे गए हैं। तो उसमें इक्वालिटी की बात कही है। जब उसमें इक्वालिटी की बात की है, तो आज समाज जीवन में वो है ही नहीं। तो क्या इतना समय लग जाता है राज्यकर्ताओं को इस देश में समता और न्याय का इस्टेब्लिश करने के लिए? तो मुझे ऐसा लगता है बेटा, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय इस काम के लिए नहीं लगना चाहिए। और अगर लोग इतना समय ले रहे हैं, उसमें दोनों है। कांग्रेस की सत्ता अबाधित रही, 80 के दशक तक वो खूब करते रहे, 30 साल। उसके बाद इंटरमीडिएट उसके पास सत्ता रही, बीजेपी और एनडीए की सरकारें आई, उन्होंने इतना समय लिया। मुझे ऐसा लगता है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए। और जो लोग इतना समय लेते हैं, मतलब 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के लिए एक विद्यार्थी अगर 10 साल लगाता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? वो 10वीं कक्षा पास करने के लिए लायक है या नालायक? मुझे लगता है कि अगर 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के लिए कोई विद्यार्थी अगर 10 साल लगाता है, तो हमें वो उसमें गुणवत्ता नहीं है, एक नालायक किस्म का विद्यार्थी है, ऐसा ही कहेंगे। अगर ये लोग 66 ईयर्स लगा रहे हैं इस संविधान में, इनकी जो ड्यूटी लगाई हुई है इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय प्रस्तावित करने के लिए, तो ये राज्यकर्ता नालायक है, इसका मतलब होता है, ऐसा ही होता है इसका मतलब। अगर ऐसा इसका मतलब नहीं निकाला जाए कि भाई वो लायक है, ऐसा हो सकता है वो लायक है, ऐसा नहीं। अगर वो लायक है, ये इसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए, तो फिर वो बेईमान है, क्योंकि उनको सब समझ है, संविधान उनको समझता है, संविधान क्या कराना चाहता है ये समझता है, वो इसका मतलब लायक है। अगर वो लायक है तो हो नहीं रहा, तो फिर वो बेईमान है। मेरा ये मानना है कि वो नालायक बिल्कुल नहीं है, वो बेईमान किस्म के लोग हैं। वो वास्तव में इस देश में संविधान को लागू नहीं करना चाहते, ये रियलिटी है। वो क्यों नहीं करना चाहते, ये बेसिक मुद्दा है। बेसिक मुद्दा जो हमारे सामने जो है, जो ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, इसका कारण यह है कि इसके पहले जो संविधान था, कि संविधान था ही नहीं, मतलब स्वैराचार था इस देश में।
बाबा साहब ने भारत को ये संविधान देने के पहले क्या ऐसा हमने समझना चाहिए कि इस देश में स्वराज्य था, जिसके मन में जो आया, किसी के बीवी को कोई भी लेके चला गया, किसी के घर में कोई भी घुस गया, किसी की प्रॉपर्टी किसी ने भी हत्या लिया, ऐसा तो नहीं था। इसके पहले जो एक संविधान था, बारिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड द मुगल पीरियड, इसके पहले जो संविधान था जिसके बारे में आप सबको जानकारी है, वो है मनुस्मृति का संविधान। इस संविधान में क्या लिखा है? इस संविधान में यह लिखा है कि शूद्रों को, अछूतों को नहीं, तो ऐसा ही है, शूद्रों, क्योंकि अछूते उनको वो दे देगा इनसिग्निफिकेंट, उनके बारे में अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब निगलिजिबल है, जो शूद्रों के लिए लगेगा या जो कानून बनेगा वो ही लगा देंगे, इधर की वो दे हैव नॉट बीन कंसीडर्ड। तो उसमें ये लिखा है कि शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शूद्रों को राइट टू डिफेंड, जो हथियार रखने की जो बात है, वो हथियार रखने का मतलब है राइट टू डिफेंड। ये नहीं कि किसी को हथियार रख के मारने की बात नहीं है, अपने बचाव के लिए ये अधिकार शूद्रों को नहीं है, ऐसा लिखा गया और वो कानून चल रहा है। अब होता क्या है कि ये वकील साहब है, जैसे बताया गया मुझे, वकील लोगों का काम ये है कि कानून के दायरे में काम करना, तो वो एक कानून है। तो एक हमारे समाज का शूद्र आदमी तेली, वो गया स्कूल में, बोला कि भाई मेरे लड़के का दाखिला स्कूल में कर दो। तो मास्टर जी ने देखा तो पूछा भाई तू कौन है? उसने बोला मैं तेली हूं। अगर वो तेली है तो देखा तो उसमें लिखा है कि तेली को ये शूद्र होता है, इसको एजुकेशन देना नहीं है। इसको बोला भाई कानून में लिखा है कि तेरे को एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, मैं अगर तेरे को स्कूल में दाखिला अगर दे दिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, तो मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। अब समस्या क्या है? तो आप देखेंगे कि वो कानूनी तौर पर काम करते करते आदमी उसके दिमाग ऐसा ही बन गया। अब कानून बदल गया, अब वो कानून नहीं है। अब कानून क्या बोलता है? अभी शूद्रों को एजुकेशन देना है। अब शूद्रों को एजुकेशन देना है तो किताब बोल रहा है दो, और दिमाग क्या बोल रहा है? दिमाग क्या बोल रहा है कि दिमाग वैसे बना हुआ है, दिमाग ऐसे ही बना हुआ है कि मत दो। और आदमी जो काम करता है, कोई भी काम करता है आदमी, वो अपने दिमाग से करता है। ये महिलाएं आज बहुत सारी ज्यादा इधर बैठी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इनको अगर पूछा जाए कि आप सब्जी बनाते हो, घर में बनाते हो, उसमें नमक भी डालते हो, नमक डालते हो या नहीं डालते? तो किताब देख देख के डालते हो? किताब देख देख के नमक डालते हो क्या? किसके अनुसार? दिमाग के अनुसार डालते हो ना, तो वो दिमाग के अनुसार ही काम होता है। तो इन लोगों का जो दिमाग है, सदियों से मनुस्मृति का निर्माण बाबा साहब ने जो लिखा है 185 बीसी के बाद हुआ है, और सुमति भार्गव नाम के ब्राह्मण ने लिखा है, और उसने जो विशेष अधिकार जो है ब्राह्मणों को दिए हुए और सबऑर्डिनेट बाकी लोगों को रखा और शूद्रों को कुछ भी नहीं दिया। तो वो जो 2500 साल से इन लोगों का जो दिमाग बना हुआ है, उसी के अनुसार संविधान बदलने के बावजूद भी आज वही स्थिति है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि वो बेईमान लोग हैं, उनका दिमाग जो है आज भी मनुस्मृति में जो विचार है उसी के अनुसार चल रहा है। सवाल ये है कि ये जो बेईमान लोग हैं, संविधान में
जो व्यवस्था बनाई है आज बाबा साहब ने, तो वो संविधान तो अपने आप काम तो करता नहीं। संविधान तो एक किताब है, जैसे ये किताब है उनकी जीवन के ऊपर। किताब को आप जहां रखो वही रहता है, वो तो कुछ करता नहीं है किताब। तो बाबा साहब ने वो संविधान में जो कुछ भी चीजें लिखी वो जनता तक पहुंचाने के लिए उसमें इंस्टीट्यूशंस बनाई। वो इंस्टीट्यूशंस है विधायिका, वो इंस्टीट्यूशन है कार्यपालिका, वो इंस्टीट्यूशन है न्यायपालिका। और ये तीनों इंस्टीट्यूशन भी काम नहीं करते। वो भी अगर आप विधायिका मतलब पार्लियामेंट और असेंबली बोलोगे तो मीटिंग है, वो मीटिंग काम नहीं करती। फिर करता कौन है? करता हुआ है उन इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हुए हैं, वो करते हैं काम। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसको व्यवहार में ट्रांसफॉर्म करो। तो वो कौन लोग है? तो वो ये ऐसे लोग हैं कि जो करना नहीं चाहते। पर सवाल हमारे सामने ये उठता है कि क्या इस संविधान के तहत ये अधिकार मतलब जैसे आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, कल तक के वो चीफ मिनिस्टर था, तो क्या ये अधिकार था कि मैं आज वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, कल उठा नाश्ता वगैरह किया जाके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गया? ऐसा हुआ है? हाँ जी, ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गया कैसे वहां? क्या उसके लिए कुछ व्यवस्था है? उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था है और उसके तहत लोग वहां पार्लियामेंट में और असेंबली में जाकर बैठते हैं। तो अपने आप अगर नहीं जाते तो वो उनको किसने भेजा वहां? ये सवाल है बेसिकली। कौन बताएगा किसने भेजा उनको वहां? बताइए, आप बताइए किसने भेजा? हाँ, वो मैडम उधर अपने जोर से बोलो ना, किसने भेजा उनको वहां? हमने भेजा। अगर हमने भेजा तो कैसे भेजा, क्या दिया उनको आपने? ये वोट वगैरह मुझे समझता नहीं, मैं तो हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ रहा हूं और मराठी आती है मुझे। उसको कुछ क्या शब्द है? मत। तो आप लोगों के पास है क्या? आप लोगों के पास मत है? हाथ खड़ा करो। है बोल रहे? अच्छा दिखाओ। अगर आप लोगों के पास मत है तो दिखाओ, कहाँ है? तो ये इधर बोल रहे हैं कि वो दिमाग में है। तो क्या आपने ऐसा मत दिया कि ये मेरा मत लो, पार्लियामेंट में जाओ, असेंबली में जाओ और ऐसा कानून बनाओ कि मेरे बच्चे का एजुकेशन नहीं हो? ऐसा मत दिया? क्या आपने ऐसा मत दिया उनको कि ये मेरा मत लो, पार्लियामेंट में जाओ, असेंबली में जाओ और मेरे बाल बच्चे को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करो? ऐसा दिया? ऐसा मत दिया आप लोगों ने? तो अगर ऐसा मत नहीं दिया और आपने ये मत दिया कि ये मेरा वोट लो, ये मेरा मत लो और देखो कि मेरे बाल बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था हो जाए, मेरे बाल बच्चों को नौकरी पाने मिले, तो ये मत देने के बाद आपने अगर उसको वहां भेजा तो तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। तो जिम्मेवार कौन? मोदी। यहां मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि इसके लिए ये 67 साल से ये जो काम नहीं कर रहे, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। घर में मेहमान आता है और फिर वो माँ बोलती है बच्ची को कि जाओ मेहमान को पानी एक कांच के गिलास में पहुंचा के दे आओ, और वो पानी लेके चली जाती है बच्ची और वो गिलास फूट जाता है रास्ते देते देते। जिम्मेवार कौन? माँ किसको डांटती है? माँ किसको डांटती है? अपने बेटी को डांटती है कि देखो अभी इतनी बड़ी हो गई और पानी भी देना नहीं आता। जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उन लोगों पर पूर्ण रूप से
नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो बेईमान किस्म के लोग हैं। वो भारत के संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते, ये रियलिटी है। तो ऐसी मानसिकता आज है, तो आप समझ सकते हो कि 67 साल पहले ये मानसिकता कितनी ज्यादा प्रबल हो सकती है। उस मानसिकता के 291 लोगों को बाबा साहब ने कैसे समझाया होगा, कौन सी बुद्धिमत्ता का वापर किया होगा, ये चीज आप समझ सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो रिजर्वेशन के बारे में इधर चर्चा हो रही है, जिसके बारे में मुझे लगता है मैंने कुछ बताना चाहिए। ये बताया जाता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, मेरे ख्याल रिजर्वेशन पॉलिसी ये ब्राह्मणों का प्रचार है, ब्राह्मणों का और मीडिया का ये प्रचार है कि रिजर्वेशन ये नीति है। लेकिन आपने देखेंगे कि ये नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। ये मेरा ख्याल है, मैं जानबूझ के बोलते रहता हूं मेरे स्पीचेस में कि रिजर्वेशन ये नीति नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। ये पार्ट 3 में लिखा है और पॉलिसी जो है पार्ट 4 में लिखी है, अलग अलग लिखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब वो नीतियां कैसे बनाना चाहिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, ये बात बाबा साहब ने संविधान के भाग 4 में लिखा है। और रिजर्वेशन का प्रावधान जो है 14, 15 और 16 में भाग 3 में लिखा है। तो जो भी भाग 3 में लिखा है वो फंडामेंटल राइट्स है। एक चीज तो ये समझना चाहिए, इसका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझ के इसके विरोध में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका कारण है, मैं बताता हूं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पार्ट 4 में जो चीज लिखी हुई है वो सरकार को डिसाइड करने का अधिकार दिया है। मतलब नीतियां हमारे हित में बनाना नहीं बनाना, इसका अधिकार संविधान ने राज्यकर्ताओं को दिया है। इसका मतलब हमारे हित में काम करना या नहीं करना, हमने भले उनको चुन के दे दिया, हमारे हित में काम करना या नहीं करना राज्यकर्ताओं की ऊपर छोड़ दिया है। फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है सरकार की ड्यूटी लगाई है कि जो कुछ भी मैंने लिख दिया, भाग 3 में जो कुछ भी लिखा है उसको लागू कराने का काम, ड्यूटी सरकार के ऊपर है। ये फर्क है। मतलब वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स रिजर्वेशन है, ये मैं समझाते वक्त एक बात और समझाऊं। मेरा ख्याल लास्ट टाइम भी मैं एक बार स्टेज से भाषण किया हूं, तब भी मैंने ये बताया था, एक उदाहरण दिया था फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इसकी ग्रेविटी समझने के लिए मैंने उस वक्त ये कहा था कि एक माँ है, एक बच्चे को अभी जन्म दिया, 1 मिनट पहले उसने जन्म दिया, और मैंने क्राउड से पूछा कि वो माँ जो बोल रही है कि वो बच्चे का गला दबा के मारना चाहती है, और पूछा आप लोगों से कि क्या ऐसा वो कर सकती है? कोई माँ अभी 1 मिनट पहले अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसको वो मार सकती है? बताओ आप लोग बताओ, क्यों नहीं मार सकती? उसकी तो उसी का तो बच्चा है, अभी तो 1 मिनट पहले तो उसने जन्म दिया उसको। वो बच्चे को भी भारत के संविधान में जीने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ, जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वो उसको दिया हुआ है। और इसलिए उसकी मां होने के बावजूद भी और 1 मिनट पहले उसको जन्म देने के बावजूद भी उसको नहीं मार सकते। मतलब मौलिक अधिकार का महत्व इतना ज्यादा है कि उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। तो रिजर्वेशन भी मौलिक अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि पार्ट 3 में ही राइट टू लाइफ के साथ इसको भी लिखा है, और इसलिए ये कोई छीन नहीं सकता। नहीं ये सरकार को अधिकार दिया है और नहीं कोर्ट को। ये भी मेरे कोर्ट को अधिकार नहीं है।
क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक प्राण चोपड़ा थे, उसके ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल आया था, वो लीगल लिमिनरीज थे, उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना के बाद अब वो है ही नहीं, उन्होंने बना दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी है ही नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी है ही नहीं तो इसमें चेंजेस करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, अभी किसी को भी नहीं है अधिकार इसमें चेंजेस करने का। कुछ लोग ये कहेंगे, जो लॉ के स्टूडेंट है वो कहेंगे नहीं आर्टिकल 368 है, दैट इज ओनली फॉर द अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है, और जनता ने जो संविधान बनाया अपने हित में, तो उसमें ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जिसमें उनका हित हो। जनता ने बनाया, देश की पूरी जनता ने एक संविधान बनाया, अपने हित में बनाया, उसमें फंडामेंटल राइट्स बनाए, उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं 368 में, लेकिन वो उनके अहित में नहीं हो सकते। संविधान में लोगों के हित में, क्योंकि संविधान फंडामेंटली लोगों के हित के लिए बना हुआ है, इसलिए उसके अहित में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने जो किताब लिखी है उधर है पड़ी हुई, उसमें मैंने डिटेल में इसलिए लिखी है, व्हाई नॉट रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू ओबीसी। मैंने वो जरूर ओबीसी के लिए लिखा है, वो एक मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जैसे साथी भी इधर कह रहे हैं कि हमने सबने इकट्ठा होना चाहिए, तो इकट्ठा कैसे होंगे? एक दूसरे के बारे में कहना चाहिए ना, मैंने ये कहना चाहिए ओबीसी को मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है सावंत साहब ने भी ये कहा कि वो मतलब रिपब्लिकन पार्टी जो है वो शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट के बाहर जाके कुछ सोचती नहीं, जैसा कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं बनाया। ये बात सही है। तो बाबा साहब ने तो मैंने वो किताब इसलिए लिखी कि अगर आर्टिकल 16 में रिजर्वेशंस की बात कही है, तो उसमें जो शब्द लिखा है आर्टिकल 16(4) में, वो शेड्यूल कास्ट नहीं लिखा है। अगर आप जाके उसको पढ़ते हो, उसमें लिखा है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। वो शब्द जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं लिखा है, उसमें लिखा है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। और ये बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कहां से आया और किसको किसको सम्मानित करता है ये शब्द? तो मैं आपका ध्यान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स जो हुए हैं उसमें आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। रिजर्वेशन की बात जब सबसे पहले आई तो माइनॉरिटी सब कमेटी के सामने आई। ये माइनॉरिटी सब कमेटी क्या है? माइनॉरिटी सब कमेटी के सामने जब ये बात आई तो जो बाबा साहब अनटचेबल्स लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वहां, मतलब नॉट एज अनटचेबल्स, ये बात भी समझ में आपको पता होनी चाहिए। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चुन कर गए वो बंगाल जनरल से चुन के गए थे, मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट करके वो चुन कर नहीं गए थे। बंगाल जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाबा साहब चुन के गए थे। और किसको हराया था बाबा साहब ने वहां, किसको पता है? सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस, वो कांग्रेस के नॉमिनी थे, उनको हराया था बाबा साहब ने। जबकि बाबा साहब की जो पार्टी उस वक्त थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उससे पूरे इंडिया में कोई आदमी चुन के नहीं आया था, सिर्फ बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल अकेला ही चुन के आया था। और वहां कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसे आज राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं। तो जो एमएलए जो चुन के आए थे, उन एमएलए ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनना था, और इसलिए कम से कम 5 वोट की जरूरत पड़ती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर जाने के लिए। लेकिन बाबा साहब की जो पार्टी है उस वक्त जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से इलेक्शन लड़े थे, उसमें से पूरे इंडिया में एक आदमी चुन के आया था, वो है जोगेंद्रनाथ मंडल।
और इसलिए बाबा साहब ने अपनी सभी आशाएं खो दी थी कि अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि बाबा साहब को यह पता था जो भी फैसले होने अभी वही होने हैं, इधर रास्ते पे नहीं होने। जो भी फैसले हमारे हित में होने वहां होने हैं, और इसलिए हमारे हित की बात वहां रख के हमारे हित में फैसले कराना जरूरी है। इसलिए वो जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी हार गई थी और एक ही आदमी चुन के आया था। तब योगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब को लेटर लिखा कि आप आइए और बंगाल से इलेक्शन लड़िए। तो पत्राचार है, तो बाबा साहब ने ये कहा कि ये कैसे पॉसिबल है? तो जोगनाथ मंडल ने पत्राचार में लिखा कि मुझे पता है कि भले ही ये लोग कांग्रेस के टिकट पे चुन के आए हो या इंडिपेंडेंट चुन के आए हो, लेकिन मुझे पता है कि ये आप पर कितना प्यार करते हैं। ये लेटर लिखा और बाबा साहब वहां गए, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सेकेंड करने के लिए भी दूसरे आदमी को सेकेंड करना पड़ता है ना, नॉमिनेट करने के लिए दूसरे आदमी को जोगनाथ मंडल ने तैयार किया। और बाबा साहब वो इलेक्शन 5 के बजाय 7 वोट पाकर जीते। इससे आप समझ सकते हो कि बाबा साहब को मानने वाले लोग भिन्न भिन्न दलों में रहने के बावजूद भी वो गए वहां। तो वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के गए, लेकिन हमारे हित को प्रोटेक्ट करने के लिए गए। और जब ये मामला आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जब मैं बता रहा था कि माइनॉरिटी सब कमिटी ने ये डिसाइड किया था कि माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देना चाहिए। और अनटचेबल्स जो है, बाबा साहब ने उनका माइनॉरिटी कार्ड बनाया था। आपको अगर पता होगा, पूना पैक्ट वगैरह के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, तो बाबा साहब ने अनटचेबल्स आर आल्सो माइनॉरिटीज, और इसलिए उनको दूसरी जो माइनॉरिटीज है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसा माइनॉरिटी सब कमिटी में पास हुआ। जब वो रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने बाबा साहब के पास आया, तो बाबा साहब ने उसमें चेंज किया है। वो चेंज ये किया है कि माइनॉरिटी शब्द निकाल के बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन डाल दिया और ड्राफ्ट बनाया, और वो ड्राफ्ट फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा के लिए गया। जब वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा के लिए गया, तो माइनॉरिटी सब कमिटी के जो लोग थे हाउस में बैठे हुए, उन्होंने सबने विरोध किया कि हमने जो रिजोल्यूशन बना के ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजा था, उसमें हमने माइनॉरिटी शब्द लिखा था। डॉक्टर आंबेडकर ने इसको बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन क्यों लिखा? इसका जवाब के मुंशी ने दिया। के मुंशी ये ब्राह्मण था, लेकिन बाबा साहब ने उनको सबको समझा दिया था। एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उनको समझाया था। और के मुंशी लिख रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में ये है कि इसका जवाब अगर डॉक्टर आंबेडकर देते हैं तो लोग ये कहेंगे कि ये तो अनटचेबल होने की वजह से, बैकवर्ड होने की वजह से, शूद्र होने की वजह से, अतिशूद्र होने की वजह से उनकी हित तो बात ये करेगा ही करेगा। इसलिए डॉक्टर आंबेडकर ने इसका जवाब देने के बजाय, मैं के मुंशी एक ब्राह्मण हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। और उसने वो जवाब दिया, और ऐसे वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन वहां पास हुआ। मैं ये सब चीजें इसलिए बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि बाबा साहब ने अपना आंदोलन शुरू करते वक्त अनटचेबल की बात कही, लेकिन उनका शुरुआती का दौर और 1950 में उनकी सोच कैसे बनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ अनटचेबल की बात नहीं कर रहे उधर, वो उन्होंने व्यापक उसको रोक दिया। ऐसा क्यों किया ये भी मैं बताता हूं आपको। इसलिए कि 1934 में जो सत्यशोधक समाज फूले साहब ने बनाया था, वो 1934 में कांग्रेस में विलीन हुआ। तब बाबा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है उस वक्त कि अभी राष्ट्रपिता फूले का मैं अकेला ही वारस बचा हूं। ये स्टेटमेंट है बाबा साहब का। तो अगर फूले के वो वारस है तो किसके लिए काम करना चाहिए उन्होंने फिर? क्योंकि फूले ने किसके लिए काम किया था? फूले ने शूद्र और अतिशूद्रों को मिलकर इकट्ठा दोनों के लिए काम किया था। और इसलिए बाबा साहब ने वो जो फूले का, और उन्होंने गुरु भी माना है उनको, तो फूले का जो काम बचा हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनके अधिकार कैसे मिलना चाहिए, इसलिए वहां बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन शब्द बाबा साहब ने डाला।
मैं आपको और एक बात वहां की हिस्टोरिकल बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के टिकट पर शेड्यूल कास्ट के लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के गए थे, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विरोध किया बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजनशिप शब्द को, और ये कहा कि उसमें शेड्यूल का शब्द लिखना चाहिए, ऐसा बोला है उधर। और बाबा साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं मामला, ये पूरे बैकवर्ड क्लास के लिए। तो आप ये देखेंगे कि बाबा साहब मतलब वो अकेले रहने के बावजूद भी इतनी दूर की बात सोचते थे, ये मैं आपको बताना चाहता था। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है वो अपने खुद को हिंदू समझते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ, शायद ऐसा है? नहीं तो क्योंकि ये अगर ज्यादा समय ले रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई और मुझे ये पता नहीं कि मैं और कितना जीऊंगा। तो मुझे जो कुछ भी बाबा साहब के आंदोलन से समझ में आया, मैं चाहता हूं कि हमारी जनरेशन इसको समझे और वो उसका अध्ययन करे। हमारे आजकल जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो खुद को हिंदू समझते हैं, वो है ही नहीं, वो समझते हैं। और समझ जो है, समझ सही बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, सही समझ के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान के अभाव से होते हैं। तो वो ये देखो, मैं बाबा साहब का कोट, वी डू नॉट टेस्ट वेदर अवर रिलीजन इज जस्ट और अनजस्ट, मतलब हिंदुइज्म ये न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है, बट वी डू नॉट टेस्ट वेदर अवर रिलीजन इज जस्ट और अनजस्ट, वी एक्सेप्ट इट ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब एक अंध भक्त के तरह हम इसको अपना मान लेते हैं। हिंदुइज्म विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, हिंदुइज्म विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द शेड्यूल कास्ट एंड शूद्रास। ये लिखा है इधर, हिंदुइज्म विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शूद्रास। शूद्रास मतलब आज के बैकवर्ड क्लासेस के लोग, इंक्लूडिंग मराठा। ये इनको ये मान्य नहीं है, ये बाबा साहब क्लियरली कह रहे हैं। और यही वो कारण है कि वो बाबा साहब किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट का और एंटायर शूद्रास का, और इसलिए बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन वहां चुन किया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं एक और भी उदाहरण देते रहा हूं अपने भाषणों में कि इधर महाराष्ट्र में एक कहावत है, कुऱ्हाडीचा दांडा, मला ऐकायला नाही, जो कानाचा प्रॉब्लेम आहे, कुऱ्हाडीचा दांडा। आता हा दांडा कशाचा असतो, कशाचा असतो दांडा? लकड़ी का डंडा होता है, लकड़ी का। और कुऱ्हाड़ी में जाने के बाद कटाई किसकी होती है? लकड़ी की होती है। तो अगर वो डंडे को ये पता होता कि कुऱ्हाड़ी में जाने के बाद कटाई अपनी होने वाली है, तो वो जाता उसमें। उस डंडे को अगर पहले से पता होता कि कुऱ्हाड़ी में जाने के बाद कटाई अपनी होने वाली है, तो वहां जाता। इसका मतलब जो है कि वो अज्ञान वंश वहां गया। हमारा जो समाज है, हमारा समाज इन लोगों को चुन के इसलिए देता है क्योंकि उसमें इस दिशा में पॉलिटिकल फंक्शनिंग क्या है, अधिकार कैसे मिलते हैं, इसके बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से अज्ञानवश गलत लोगों को हम लोग वहां भेजते हैं। और फुले साहब ने जो भाई 150-200 साल पहले जो बात कही हमारे सामने, विद्ये विना मती गेली, गती गेली, वित्त गेले, शूद्र खतले, एवढे सगळे अनंत एका देने के लिए, वो स्थिति आज भी मौजूद है। तो इसलिए साथियों, अपने समाज को ये समझाना, अपने समाज को ये जानकारी देना और सही क्या है और गलत क्या है इसका उसकी पहचान करना, और सही लोगों को पार्लियामेंट में जब तक हम नहीं भेजते तब तक हमारा मामला ठीक नहीं हो सकता। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैंने उस बीच अलग से तैयार किया था। आप ये देखेंगे कि अगर हम जो कांग्रेस और बीजेपी की बात यहां कह रहे हैं, कांग्रेस का सर्वे सर्वा लीडर जो था गांधी,
और बाबा साहब का गांधी और गांधी के विचार जो है टोटली बाबा साहब उसको विरोध कर रहे हैं। गांधी कास्टिज्म में मानता था, बाबा साहब कास्ट को खत्म करना चाहते। आज कांग्रेस बाबा साहब की जयंती मनाने की बात कर रही है, तो क्या कांग्रेस कास्ट खत्म करने की भी बात कर रही? अगर कांग्रेस कास्ट को खत्म करने की बात नहीं कह रही और बाबा साहब की जयंती मनाना चाहती है तो काहे के लिए? फिर काहे के लिए? बाबा साहब ने कहा कि कास्ट इंटरनेशनल है, राष्ट्रीयता की भावना वो नहीं पनपने देती। राष्ट्रीयता की भावना मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति भाईचारा प्रदर्शित करे। अगर एक व्यक्ति को अगर कुछ परेशानी हुई तो समाज का कोई भी जाति का धर्म का व्यक्ति हो तो उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कास्ट में लोग संवेदनशील नहीं है, ये बाबा साहब लिख रहे हैं। ये बाबा साहब यहाँ लिख रहे हैं कास्ट क्या परेशानी करती है, वो लिख रहे हैं टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, किसी भी दिशा में चले जाओ। कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ, तुम्हारे रास्ते में जाति आ रही आती है। यू कैनॉट हैव ए पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजकीय सुधारणाएं नहीं हो सकती, आर्थिक सुधारणाएं नहीं हो सकती अनलेस यू किल दिस मॉन्स्टर। गांधी तत्ववाद में बिलीव करता था, गांधी कास्ट में बिलीव करता था, बाबा साहब का। तो गांधी और बाबा साहब को समझ लेने से आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ढकोसला कर रही इतने सालों से। ये राहुल गांधी वो इधर उधर जाता है ना, शेड्यूल कास्ट के मकान में जाके मतलब रोटी खाने की वगैरह बात करता है, बकवास कर रहा है राहुल गांधी। अगर वो उनका नेता है तो ये सब चीजें ये करने के लिए वो क्यों काम नहीं कर रहे? रिजर्वेशन के मामले के ऊपर वहां पड़ा हुआ है बिल, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन लॉ बनाना चाहिए, ऐसा बिल पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। 10 साल अभी कंटिन्यूसली पार्लियामेंट, उनके जमाने में वो बिल आया हुआ है, वो पास नहीं कराया उन्होंने। इसका मतलब वो सिर्फ बाबा साहब की जो फॉलोइंग है, बाबा साहब के जो फॉलोअर्स है, उन लोगों के वोट उनको मिले क्योंकि हम बाबा साहब के प्रति बहुत ज्यादा भावनावश हैं। सवाल हमारे सामने ये है कि संविधान में जो हमारे को दिया है, हमें दिया है, वो व्यवहार में कैसा मिले? ये फंडामेंटल है। आज की जनरेशन में क्या सोचना चाहिए? बाबा साहब ने जो करना वो कर लिया, लेकिन आज की जनरेशन ने कैसे सोचना चाहिए कि जो संविधान में है वो व्यवहार में हमें कैसा मिले? और व्यवहार में वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि इस देश की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में ब्राह्मणिकल फोर्सेस बैठे, जजेस में भी ब्राह्मणिकल फोर्सेस बैठे। मैं नहीं बोल रहा हूं, भूले दशरथ की प्रीफेस पढ़िए, बाबा साहब ने लिखा है उसमें कि इस देश के न्यायाधीश लोग भी जातीयवादी है, और वो होने की वजह से वो जब हमारे अधिकार देने की बात आती है तो उससे संबंधित जो कानून बनता है उसका सही इंटरप्रिटेशन, हमें उसका बेनिफिट मिले, ऐसा इंटरप्रिटेशन वो नहीं करते। अब समस्या हमारे सामने है कि आफ्टर ऑल वही लोग बैठे हुए, वही लेजिस्लेचर में बैठे हुए, वही एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए, वही जुडिशियरी में बैठे हुए। तो क्या हमने चुप बैठना चाहिए, उनको वहां से हटा देना चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे कुछ भी नहीं बोलते तुम लोग, तुमको कुछ संवेदनाएं नहीं अपने समाज के प्रति। उनको वहां रहने देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। तो क्या तुम्हारे पास अधिकार है उनको हटाने का? कौन बोला ऊपर हाथ करो? सब गलत बोल रहे। तुमको उनको हटाने का अधिकार नहीं दिया संविधान ने, बिठाने का अधिकार दिया है। उनको वहां बिठाने का अधिकार दिया है, हटाने का अधिकार नहीं दिया। कॉल बैक करने का प्रोविजन संविधान में नहीं है। तो बिठाते वक्त ही सोच समझ कर बिठाना चाहिए ना। फिर ये अच्छा, तुम अगर बिठाते वक्त अगर पार्लियामेंट में और असेंबली में सही लोगों को बिठा दिया तो तुम्हारे हित में कानून अभी बनाएंगे, लेकिन वो लागू करने का जो मामला है वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाकी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी करती है। उनको हटाने का भी अधिकार है क्या आपके पास? वो अधिकार, बिठाने का अधिकार है उनको और हटाने का भी अधिकार है आपके पास, लेकिन वो इनडायरेक्टली है। क्योंकि पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होती है, जो अगर मेजॉरिटी में आप अपने लोगों को वहां चुन के भेजते हो तो आपके हित में वो कानून बनाएंगे। और जो ब्यूरोक्रेटिक मिशनरी है उसको अपॉइंट करने का अधिकार सरकार को है।
अगर आपकी सरकार बनती है तो ब्यूरोक्रेसी में कौन से लोगों को लेना है वो अधिकार फिर आपकी सरकार के पास होगा। तो कलेक्टर्स और दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको बिठाने का अधिकार भी आपके पास इनडायरेक्टली आ जाता है। और जब वो अधिकार आपके पास आता है तो उस सरकार के पास अगर सरकार की नीतियां और कानून अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रही ब्यूरोक्रेसी तो उनको चार्जशीट करके हटाने का अधिकार भी आपके पास इनडायरेक्टली है। एंड लाइक वाइज जुडिशियरी, जजेस को बिठाने का भी अधिकार इनडायरेक्टली आपके पास है, क्योंकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 में ये अधिकार बाबा साहब ने हमें इनडायरेक्टली दिया है। वो ऐसा है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट विद इट्स सिग्नेचर एंड सील द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा है। और उसमें जो कंसल्टेशन शब्द है वो शब्द भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा के लिए आया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंसल्टेशन शब्द हटाकर वो कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इन कॉन्फ्रेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया था। बाबा साहब ने इसको रिजेक्ट किया है। कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्फ्रेंस, सिंपल इंग्लिश है। जैसे मैं कहीं एग्जाम्पल देते रहा हूं, मेरे लड़की की शादी वैसे हो गई, आप लोगों को शायद बुलाया नहीं होगा, मैंने कुछ लोगों को बुलाया होगा, तो मैं एग्जाम्पल ये देते रहता हूं कि देखो जी सावंत साहब मेरी लड़की की शादी करनी है और एक लड़का देखने आया है, वो ऐसा पढ़ा लिखा यहाँ सर्विस करता है, तो आप बताइए कि मेरी लड़की उस घर में बहानी चाहिए। सावंत साहब ने बोला कि बहा देना अच्छा है। तो क्या आप सावंत साहब का ओपिनियन मेरे ऊपर बंधन कारक है? उनको जो मैंने पूछा वो मेरे ऊपर बंधन कारक है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो लाइक वाइज अगर बाबा साहब ने संविधान में इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है और चीफ जस्टिस अगर मना करता है तो क्या वो रोक सकते हैं प्रेसिडेंट को जजेस बनाने के लिए? नहीं रोक सकते। लेकिन जुडिशियरी ने ये कंसल्टेशन जो शब्द है इसका मिस इंटरप्रिटेशन कंकरेंस किया, बावजूद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको रिजेक्ट किया गया। जबकि जुडिशियरी को जो कानून है, संविधान है, उसका सिर्फ इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। और जब इंटरप्रिटेशन करने के वक्त अगर कोई एम्बिग्यूटी है तब तो वो उसको दोनों तरफ झुका सकते हैं। लेकिन कंकरेंस शब्द जब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटली रिजेक्ट हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं रहता कि उसका मीनिंग वो कंकरेंस करे। इसके बावजूद भी जुडिशियरी ने ऐसा किया। इसका मतलब जो है इस देश की जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में काम कर रही है। मैं कायदे की भाषा में अभी समझाया, पहले जो समझाया वो ब्राह्मणवादी ताकते हैं, वो मानसिक रूप से हमारे विरोध में है, लेकिन अभी कानूनी रूप से भी उन्होंने उसका अलग इंटरप्रिटेशन किया। ऐसा इसलिए किया कि वो चाहते हैं कि क्योंकि सरकारें नहीं कर सकती, आज सरकार खुद विरोध नहीं कर रही। जब हमारे लोगों ने आवाज उठाया कि ये ब्राह्मणवादी सरकार है और रिजर्वेशन निकाल देना चाहती है, जब ऐसा लोगों ने कहा तो मोदी को स्टेटमेंट देना पड़ा और उसका जो जेटली है उसको भी स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं, रिजर्वेशन हम खत्म नहीं करेंगे। तो वो खत्म तो नहीं करना चाहते, ऐसा है क्या? इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे। इसका मतलब उनको पता है कि हमें इन लोगों के पास जाना है और ये देश के 85% लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज मिला, माइनॉरिटीज इंक्लूडेड एज बैकवर्ड, माइनॉरिटीज इंक्लूडेड एज बैकवर्ड। तो उनको ये पता है कि इनके पास जाना है और इनके पास जाना है तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जुडिशियरी का रास्ता वो अपनाते और जुडिशियरी हमारे खिलाफ में निर्णय देगी। एक फाइनली मैं आपका ज्यादा समय नहीं देते हुए एक बाबा साहब का जो कोट है, जो इम्पोर्टेंट कोट है, मुझे लगता है वो बता के मैं अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा। वो बड़ा इम्पोर्टेंट कोट है, वो माइनॉरिटी से संबंधित है, डेमोक्रेसी से संबंधित है। जस्ट मिनट, एक मिनट जरा मैं उन्हीं की भाषा में बताना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज बियर विद मी।
पता नहीं मैं, हाँ बहुत बार ये ऐसा होता है। मुझे पाठ है वो, लेकिन मैं बाबा साहब के शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन अभी इमीडिएटली आई एम नॉट इन पोजीशन टू ले हैंड देयर। हाँ मिल गया, ऐसे ही होता है जब बाबा साहब ये कह रहे हैं, वी हैव टू गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ये बाबा साहब कहिए, वी हैव टू गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। Do not forget that the fundamental rights means that the majority has no rights to do certain things. मतलब बाबा साहब ये क्लियरली कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि जो लोग मेजॉरिटी में है उन्होंने कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो अधिकार नहीं है। कुछ भी करेंगे हम मेजॉरिटी में, अभी जैसे वो वंदे मातरम का और क्या भारत माता की जय का और बीफ का बयान लगाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री में, useless fellow, he doesn't know what the constitution is. We have to guard the fundamental rights of the minorities. Do not forget that the fundamental rights means the majority has no rights to do certain things. That means that is the meaning of the fundamental rights. और fundamental rights क्या यहाँ के minorities का नहीं है क्या? क्या जब ये हमने रिजोल्यूशन बनाया तो वो बाहर थे क्या? इनके बाप दादा बाहर थे कि इस देश में थे? इस देश में थे ना, तो रिजोल्यूशन उन्होंने नहीं बनाया क्या? तो जब उन्होंने बनाया हमारे लिए, तो क्या हमने नहीं बनाया उनके लिए वो रिजोल्यूशन? अगर बनाया तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी हर एक इंडिविजुअल की, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन puts absolute limitation upon the powers of majority not to do such things. कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करने का ये लिमिटेशन जो है मेजॉरिटी के ऊपर डालता है फंडामेंटल राइट की बाबा साहब कह रहे। As a matter of fact, majority rule has come out by what I call a fluke. ये जो मेजॉरिटी का ये बोल रहे इस तत्व को बहुत ज्यादा मतलब अहमियत मत दो, मेजॉरिटी में आए तो कुछ भी कर सकते हैं करके इसको ज्यादा अहमियत नहीं दो, नहीं तो आप सत्यानाश कर दोगे इस देश का। और अभी वो करने में लगे हुए, मेजॉरिटी में आ गए, मुसलमानों के खिलाफ मतलब आवाज उठा रहे, हम लोगों के शेड्यूल कास्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे, रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे, बासमती नहीं खाने की बात कर रहे हैं, और हमारे जानवर मर रहे तो मरने दो, लेकिन उनको मतलब कत्ल खाने में ये क्या कर रहे हैं ये सब। इसलिए ये हमने ये सब्जेक्ट डिजाइन किया कि बी अवेयर ऑफ दीज पीपल। वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो दोनों भी हमारे हित में नहीं है, और इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हो। जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने बिना सोचे समझे आपके जो विरोधक है उसको इस देश के हुक्मरान बनाया है। आगे चल के कम से कम ये गलती नहीं करोगे, इतना ही कुछ कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम।